सूत्रों के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि जापान के दौरे से सीधे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सीधा पहुंचे हैं वाई पूर्ण कुमार के घर। उनकी पत्नी को ढाढ़स बंधाने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पहुंचे हैं। ये मामला हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चित हो चुका है कि एक एडीजीपी रैंक का अधिकारी, जी हाँ बिल्कुल, एडीजीपी रैंक अधिकारी कैसे सुसाइड कर सकता है, जिसके पास पावर की जगह पावर थी, पैसे की जगह पैसा था, पत्नी आईएएस अधिकारी थी, वो भी बहुत ज़्यादा सीनियर अधिकारी, और खुद आईपीएस वाई पूर्ण कुमार बड़े अधिकारी थे। डीजीपी के बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे वाई पूर्ण कुमार, लेकिन उन्होंने सुसाइड किया तो किया क्यों? अब बार बार जो बात सामने आ रही है वो आ रही है कि उन्होंने जो अपना वसीयत में अपनी पत्नी का नाम लिखा और एक बड़ा सा 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, उस सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लिखा, साथ में रोहतक के एसपी बिजारनिया नरेंद्र बिजारनिया का नाम लिखा, और इन दोनों के ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और डीजीपी शत्रुजीत कुमार को लंबी छुट्टियों पर भेजने का फैसला सुनाया है। और साथ में जो एसपी हैं रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटाने की तैयारी चल रही है। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है हरियाणा के इतिहास में कि इतने बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने का जो है काम हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल है, लोग सोचने को मजबूर हैं, लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि वाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्होंने सुसाइड किया। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे वाई पूर्ण कुमार, उनकी पत्नी भी 2001 बैच की आईएएस अधिकारी थी, बूटा सिंह की बेटी थी, बड़े घराने से आने वाली उनकी बेटी थी। जापान दौरे पर गई थी मुख्यमंत्री नायाब सैनी के साथ, और जब वापस पहुंची उनको खबर वहीं मिल गई थी जापान में कि उनके पति ने सुसाइड कर लिया। उनकी 2 बेटियां, एक यूएसए में रह कर के पढ़ाई कर रही है, एक चंडीगढ़ में ही रहकर पढ़ रही थी। लेकिन आखिर क्या हुआ था, क्या चल रहा था? 2020 से लगातार उनका शोषण चल रहा था, ऐसा खुद सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि जब भी कोई ट्रांसफ़र की बात होती या फिर कहीं इंक्रीमेंट की बात होती तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, उनको जातिगत आधार पर भेदभाव बहुत झेलना पड़ा। जातिगत आधार पर जातिगत भेदभाव उनके साथ किया जाता था, उनको अपमान बहुत जगह महसूस करना पड़ता था, बहुत जगह खुले में उनका उपहास किया जाता था, और ऐसा एक आईपीएस अधिकारी के साथ पिछले 5 साल से हरियाणा के अंदर हो रहा था। रोहतक के एसपी हैं नरेंद्र बिजारनिया, उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। और शत्रुजीत कुमार जो कि बहुत बड़े ओहदे पर हैं, बहुत सीनियर मोस्ट सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं शत्रुजीत कपूर, उनका भी नाम सुसाइड नोट के अंदर वाई पूर्ण कुमार लिख करके गए हैं। आखिर क्या बड़ी वजह हो सकती है? जहां पर दृष्टि आईएएस जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में खूब भारी भरकम फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, यूपीएससी को वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक जॉब माना जाता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नौकरी प्राप्त करके क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे, हम देश का नाम रोशन करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है? क्या अब अनुसूचित जाति के बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते? क्या वो यूपीएससी की परीक्षा में नहीं बैठ सकते? अगर बैठ गए और आईपीएस आईएएस बन गए तो उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव होगा। और ये तो इस लेवल पर जा करके था। आप सोचिए, नॉर्मल जितने भी ज़िले हैं 22 ज़िलों के लघु सचिवालय में कैसे हाल होते होंगे जब कोई अनुसूचित जाति का शेड्यूल कास्ट से आने वाला कोई क्लर्क, कोई चपड़ासी, कोई नॉर्मल सा अधिकारी, क्लास 2 का अधिकारी, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर, कोई असिस्टेंट, कोई सुपरिटेंडेंट, उनके साथ कैसा, हवलदार, थानेदार, कांस्टेबल जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। यहाँ पे सरकार के ऊपर कोई भी टिप्पणी उन्होंने अपने सुसाइड नोट में नहीं की, ना किसी मंत्री द्वारा, ना किसी विधायक द्वारा, ना किसी पार्टी के कोई बड़े नेता द्वारा उनका शोषण हो रहा था। उनका शोषण खुद आईएएस लॉबी में ही हो रहा था, आईपीएस लॉबी में हो रहा था। ये हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा एक बवंडर हो सकता है, और ख़ास तौर पर इस आईएएस आईपीएस लॉबी के अंदर रिशफल करने की ज़रूरत है, एक कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है लेजिस्लेचर को कि आखिर एग्जीक्यूटिव में, एडमिनिस्ट्रेशन में हो क्या रहा है, पुलिस सर्विसेज के अंदर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बहुत बड़े सवाल हैं। अमनीत पी कुमार जापान दौरे से सीधे घर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने 1 घंटा अलग से उनके साथ बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि दोषियों को
बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। जब इतना सब कुछ हो रहा था, तो पिछले 5 साल से ऐसा हो रहा था, और उन्होंने कहा है कि मेरे पति बहुत ईमानदार थे, बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करने वाले थे, निष्पक्ष रह कर के धैर्य के साथ काम करने वाले थे, निडर भी थे और ईमानदार भी थे, तो भी उनके साथ ऐसा हो रहा था लंबे समय से। सोचिए, इतने बड़े अधिकारी के साथ उनके ही ऊपर के अधिकारी, वो सेकंड पोजीशन पे थे वाई पूर्ण कुमार, उनके ऊपर जस्ट डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, शत्रुजीत कपूर ही थे उनसे ऊपर। उन्होंने शिकायतें भी बहुत बार की थी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के बारे में कोई बात हो, संजीव अरोड़ा जी जब गृह सचिव होते थे, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा होते थे, या फिर उससे पहले भी बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी रह कर के गए हैं, बहुत सारे आईएएस अधिकारी रह कर के गए हैं, और उन्होंने समय समय पर इनकी शिकायतें भी दी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। उनको डीजी होमगार्ड भी लगाया गया था, उन्होंने कहा था कि संवैधानिक तौर पर ये पद ही नहीं है डीजी होमगार्ड का। उनको प्रमोशन, उनकी इंक्रीमेंट तक रोकी जा रही थी। बताओ, इतने बड़े लेवल के अधिकारी के साथ इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी, तो कैसे आजकल के बच्चे दोबारा से अपने आप को ब्यूरोक्रेसी में जाने का प्रयास करेंगे? कैसे वो दृष्टि इंस्टीट्यूट जैसे कोचिंग संस्थान में जाकर के आईपीएस आईएएस बनेंगे? वो क्यों एग्ज़ाम देंगे जब ऐसा शोषण नौकरी के 24 साल बाद भी उनके साथ हो रहा हो? सोचने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत सरकार का कानून आईएएस आईपीएस लॉबी के अंदर क्या हलचल मचाएगा, क्या नए कड़े फैसले लिए जाएंगे, क्या संविधान की जिन धाराओं के तहत कोई आईएएस आईपीएस बनता है उनके अंदर अब खास तौर पर कोई नया संशोधन भी किया जाएगा, और जो ये जातिगत आधार पर जो भेदभाव है इसको ख़त्म करने के लिए हरियाणा सरकार क्या बड़े नए कानून लेकर के आएगा। इन सवालों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप भी अपनी चुप्पी तोड़ें और अपनी बात बेबाकी के साथ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।